हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं यशवंत रावल आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एपेक्स क्लासेस एड्यूटेक में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल ही फ्रेश चैप्टर, बिल्कुल नया चैप्टर, क्लास 12th का 10th चैप्टर, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, किस तरीके से हमारे डेली लाइफ के अंदर एक काम में आती है और किस तरीके से हमारे सारे उपकरण काम करते हैं, उनके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज शुरुआत करते हैं हमारे एसी वाले चैप्टर की। तो उससे पहले कुछ मोटिवेशन लेते हुए पूरी एनर्जी के साथ में, तो मोटिवेशन कोट आज का जो कह रहा है वो है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। क्या बच्चों, जीने का मजा भी आएगा, हमें मंजिल तक भी पहुंचना है। और हमारी एजुकेशन एपेक्स क्लासेस की केवल एक ही हमारी दुआ है कि आप लोग 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेके आए। क्या प्यारे बच्चों, 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेके आए। तो चलिए इसी मोटिवेशन कोट के साथ में आज हमारा बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। चलिए तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा या एसी जिसको अपन कहते हैं, तो वो बेसिकली होती क्या है। तो धारा के बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 5 में कि धारा बेसिकली किसे कहा जाता है। तो हमने सिंपल सी बात वहां पे बोली थी कि आवेशों का जो प्रवाह होता है, जैसे आवेश फ्लो करता है किसी वायर के अंदर, तो आवेशों के प्रवाह को ही हम बेसिकली क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहां पे धारा कितने टाइप की होती है, किस किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है धारा को। तो प्यारे बच्चों, धारा जो है ये धारा बेसिकली हम दो तरीके से इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो धारा दो तरीके से, किस तरीके से है उसको समझते हैं। तो धारा हमारे पास दो टाइप की होती है। कौन कौन सी धारा है, तो पहली होती है दिष्ट धारा। कौन सी होती है बच्चों, दिष्ट धारा। और दूसरी जो है वो प्रत्यावर्ती धारा है, जिसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। अब दिष्ट धारा जो है वो जो आपने रियलिटी में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है, जिसके अंदर की आपने प्रतिरोध लगाए थे, बैटरी वगैरह की बात की थी, तो वो जो आपने पढ़ा था वो बेसिकली दिष्ट धारा के बारे में था। तो इसको अपन बेसिकली डीसी के नाम से जानते हैं और इसे हम एसी कहते हैं। बोलो क्लियर। अब देखिए डीसी और एसी, ये दोनों के अंदर बेसिक फर्क क्या है, क्या इन दोनों में बेसिकली अंतर होता है, उसके बारे में बात की जाए तो जो दिष्ट धारा होती है, इस दिष्ट धारा को हम ऐसी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जिसकी केवल और केवल यूनिडायरेक्शनल होती है। मतलब अगर मान लीजिए मैं दिष्ट धारा के बारे में बात करूं तो इसको अपन बैटरी से बेसिकली बताते। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक बैटरी है और इसके साथ में हमने कोई उपकरण जोड़ दिया, प्रतिरोध जोड़ दिया आर नाम का। तो यहां से बेसिकली करंट फ्लो होगी। ये जो करंट है ये हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलेगी, कभी माइनस से वापस प्लस नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि केवल और केवल ये सिंगल डायरेक्शन में चलती है, यूनिडायरेक्शनल है, प्लस से माइनस इधर की ओर ही चलती रहेगी। तो दिष्ट धारा ऐसी धारा होती है जो समय के साथ अपनी दिशा को नहीं परिवर्तित करती, समय के साथ उसकी दिशा नहीं बदलती है। ऐसी धारा को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, दिष्ट धारा कहते हैं। बोलो क्लियर। तो अब ये दिष्ट धारा जो होती है उसको बताने के लिए ग्राफ कैसे बनाया जाता है, कैसे होता है इसका ग्राफ, अगर उसके बारे में बात की जाए तो दिष्ट धारा का समय के साथ अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से अपने को मिलता है। इधर की ओर समय ले लिया और इधर की ओर हमने बेसिकली करंट ले ली। तो जैसे जैसे समय अब देखोगे कि 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, लेकिन धारा जो होती है न तो उसका मापांक बदलता है, न तो उसका परिमाण बदलता है और न ही उसकी दिशा बदलती है। वो केवल और केवल प्लस से माइनस की ओर एक ही डायरेक्शन में घूमती रहेगी। तो जरा ध्यान देना यहाँ पे कि यहाँ टाइम बढ़ रहा है, लेकिन धारा न तो बढ़ रही है, न घट रही है और न ही उसकी दिशा चेंज हो रही है। तो जब इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ जो है वो बेसिकली किस तरीके से ऐसी स्ट्रेट लाइन के अंदर आएगा। तो ये बेसिकली ग्राफ किसका होता है प्यारे बच्चों, डीसी का होता है। तो डीसी ऐसी धारा है
जो समय के साथ अपनी दिशा को और अपने परिमाण को परिवर्तित नहीं करती है वो डीसी कहलाती है। तो फिर एसी क्या होती है, एसी के बारे में बात करते हैं। तो एसी ऐसी धारा होती है, ऐसा ईएमएफ होता है, ऐसा वोल्टेज होता है जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही आवर्त रूप में परिवर्तित होते हैं। आवर्त का बेसिकली यहां पे मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स टाइम के बाद में वापस उसी पथ को दोहराएगी, उसी तरीके से वापस से बिहेव करेगी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये हमारे पास में, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि दिष्ट धारा जो होती है उसका सिंबल होता है ये। अब इसकी आदत डाल लो, क्योंकि दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल होता है। प्रत्यावर्ती धारा जब भी अपन पढ़ेंगे तो इस सिंबल को अपन काम में लेंगे। तो एसी का ये सिंबल होता है इस तरीके से, और इस एसी के साथ मैंने जो है वो यहां पे प्रतिरोध कनेक्ट कर दिया। तो जरा ध्यान से समझो बात को। इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा था कि प्लस से माइनस की ओर धारा कंटिन्यू प्रवाहित हो रही थी। एक ही डायरेक्शन है, सिंगल डायरेक्शन है, यूनि डायरेक्शनल कहते हैं, एक दिशीय धारा। लेकिन यहां पे कहानी बदल जाएगी। यहां पे बेसिकली क्या होगा कि करंट जो है वो कुछ देर के लिए क्लॉकवाइज चलेगी, फिर कुछ देर के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। मतलब धारा जो होगी वो आवर्त रूप में परिवर्तित होगी। आधे इंटरवल के लिए अगर क्लॉकवाइज चली है तो आधे इंटरवल के लिए क्या हो जाएगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ऐसी धारा, ऐसा वोल्टेज या ऐसा ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, जो समय के साथ अपने परिमाण और दिशा दोनों को आवर्त रूप में परिवर्तित करता है, क्या कहलाती है, दिष्ट धारा कहलाती है। समझ में आ रही है बच्चों बात? ठीक। तो दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, ठीक है, जो आवर्त रूप में परिवर्तित होती है। वो आवर्त रूप में परिवर्तित होने वाली कौन सी धारा है, एसी है। जबकि दिष्ट धारा जो होती है वो समय के साथ में अपनी दिशा और परिमाण दोनों को ही परिवर्तित नहीं करती। तो अगर ग्राफ की बात की जाए तो अभी इसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे कि कैसे बनती है ये धारा। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि जब आई और टी के बीच में इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इधर की ओर समय के साथ क्लॉकवाइज चलेगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। एसी जो है वो क्लॉकवाइज भी चलेगी और फिर कुछ देर के बाद में कैसे चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो जब इसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये बेसिकली जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से अपने को मिलता है। जरा ध्यान से देखिए, ये पहले 0 से लेके t/2 समय, मान लीजिए इसका पूरा आवर्त काल, पूरा एक रोटेशन का मतलब क्लॉकवाइज जाना फिर एंटी क्लॉकवाइज जाना। तो ये पूरा टाइम अगर t है तो 0 से t/2 के लिए ये प्लस साइकिल में रही है, पॉजिटिव साइकिल रहा है, इसका धनात्मक चक्र रहा है। और अगले t/2 से t समय के लिए ये बेसिकली क्या हुई है, नेगेटिव हुई है, ऋणात्मक चक्र। भाई इसका मतलब ये मत सोच लेना कि जब भी वायर में करंट फ्लो होती है तो ऐसे नाचते हुए जाती है, नहीं। ये बेसिकली आपको क्या सेंस दे रहा है कि एक बार क्लॉकवाइज चलेगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, फिर इसी को आवर्त रूप में परिवर्तित करेगी, आवर्त रूप में बदलती रहेगी। एक फिक्स टाइम के बाद में वो वापस से क्या होगी बेटा, चेंज होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा होती है जो समय के साथ आवर्त रूप में परिवर्तित होती है। तो ये बेसिकली हमारी जो करंट होती है, डीसी की बात करें तो यूनि डायरेक्शनल है, लेकिन ये जो होती है वो दोनों डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से चलती है। तो इसके लिए यहां पे करंट आई लिखना समझदारी नहीं है, जैसे कि इसके अंदर लिखा है आई, आपने फिक्स डायरेक्शन बता दी। लेकिन इस वाले केस के अंदर आपको फिक्स डायरेक्शन नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ देर के बाद में ये प्लस था और ये माइनस था। तो जैसे ही t/2 समय परिवर्तित हो जाएगा, जैसे ही हाफ साइकिल पूरा हो जाएगा, वैसे ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कभी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, तो इस तरीके से चलती है। तो इस धारा को अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी ये बात, ठीक। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए डेफिनेशन की बात करें तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी, उसको प्रॉपर वे में मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो एसी की अगर बात करें तो ऐसी धारा या ईएमएफ, ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, ठीक है ना, जिसको अपन वोल्टेज भी कहते हैं। तो ऐसी धारा या ईएमएफ जिसका परिमाण व
दिशा समय के साथ आवर्त रूप में पेरियोडिकली परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है, उसे एसी धारा या एसी ईएमएफ, जिसको अपन वोल्टेज कहेंगे, एसी वोल्टेज कहते हैं। ठीक, तो एसी वोल्टेज या एसी धारा जो होती है वो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर एसी के सिंबल को, जैसे मैंने पहले ही बता रखा है कि एसी का जो सिंबल है, अब से आदत डाल लो कि ये एसी का सिंबल होता है, प्रत्यावर्ती धारा का जो बताने का तरीका होता है वो ये होता है। लेकिन अगर डीसी की बात की जाए तो डीसी का सिंबल क्या होता है, ये बैटरी। ये बैटरी जो है वो बेसिकली क्या करती है, डीसी सप्लाई देती है, ये डीसी का सिंबल होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल ये रहेगा। क्लियर? तो अब यहां पे बात आती है कि जब हमारे पास में डीसी थी, डीसी ऑलरेडी पहले जो है वो डीसी के बारे में वैज्ञानिकों को नॉलेज हो गई थी, हमारे सामने पहली बार डीसी बन के आई थी। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने जो है वो डीसी के बारे में इन्वेंट किया था, खोज की थी। तो जब डीसी हमारे पास में थी तो फिर एसी की जरूरत क्यों पड़ी, प्रत्यावर्ती धारा क्यों जरूरत पड़ी? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी पूरे वर्ल्ड के अंदर 99% जितने भी औद्योगिक क्षेत्र में या फिर घर के अंदर या और भी कहीं पे देखोगे तो जो बिजली काम में आती है वो बिजली बेसिकली हमारी कौन सी होती है, एसी होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा के बहुत सारे फायदे होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, सबसे पहले डीसी के बारे में पता चला, फिर डीसी के ऊपर कुछ काम किया गया, फिर पता चला कुछ टाइम के बाद में एसी का इन्वेंट हुआ, आविष्कार हुआ। और एसी का आविष्कार जो है वो किसके थ्रू हुआ था, एसी जनरेटर। एक जनरेटर होता है जो बेसिकली क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा बनाता है। और प्रत्यावर्ती धारा जो बनाने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, निकोले टेस्ला को जाता है। उन्होंने सबसे पहले एसी के बारे में बताया था। डीसी के बारे में किसने बताया था, अल्वा एडिसन ने बताया था। तो देखिए, एसी जनरेटर जो होता है वो बेसिकली आपकी एसी को बनाता है। तो ऐसे क्या फायदे हैं जिसके कारण कि एसी जो है वो ज्यादा फायदेमंद होती है, ज्यादा यूज में ली जाती है, जबकि डीसी को अपन बहुत कम केस में काम में लेते हैं। डीसी की बैटरी वगैरह जो होती है वो बहुत कम काम में आती है हमारे। ठीक है, गाड़ी वगैरह के अंदर देखे तो बैटरी जरूर अपन यूज में लेते हैं, लेकिन घर के अगर आप सर्किट देखे, आप एसी देख ले, कूलर देख ले, घर की मोटरें देख ले, वो सारे उपकरण किसके ऊपर बेसिकली चल रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा के ऊपर चल रहे हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा में ऐसी क्या खास बात है, क्या फायदे हैं, उन फायदों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये देखिए, ये दो महापुरुषों के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये बेसिकली ये कौन है, हमारे अल्वा एडिसन है। इन्होंने ही सबसे पहले डीसी के बारे में खोज की थी। डीसी का जो बल्ब बनाया था वो बल्ब बनाने का श्रेय किसको जाता है, इन भाई साहब को जाता है, थॉमस अल्वा एडिसन। और जो एसी जनरेटर बनाया था, जो एसी के बारे में बताया था, वो किसने बताया था, निकोले टेस्ला ने बताया था। ये जो महापुरुष है, इन महापुरुष का क्या नाम है, निकोले टेस्ला। तो इन्होंने जो है वो एसी के बारे में बताया और इन्होंने जो है वो डीसी के बारे में बताया। तो एसी के क्या क्या फायदे होते हैं, उन फायदों के बारे में अपन जानते हैं। तो देखिए, पहला फायदा अपने को क्या बता रहा है कि एसी जो होती है वो डीसी की तुलना में ज्यादा सस्ती होती है। अब यहां सस्ते से बेसिकली क्या मतलब हो गया, तो देखिए, एसी जो बनाई जाती है वो एसी बनती है जनरेटर के थ्रू। डायनेमो लगा होता है, उसके अंदर कॉइल होती है, वो कॉइल जो है वो रोटेट करती है। आप 9 चैप्टर में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जनरेटर के थ्रू जो है वो कॉइल होती है, वो कॉइल जो है वो उसके अंदर जनरेटर में घूमती है और घूमने के कारण ही प्रत्यावर्ती धारा जो है वो बेसिकली अपने को मिलती है। जबकि जो डीसी होती है वो डीसी बनती है बैटरी के थ्रू। अब बैटरी के अंदर बेसिकली होता क्या है, केमिकल्स होते हैं, और केमिकल्स एक टाइम के बाद में डिस्चार्ज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और वो खत्म होते ही फिर वापस से आपको नई बैटरी काम में लेनी पड़ेगी। जबकि यहां पे जनरेटर के अंदर क्या हो रहा है, उसमें तो जस्ट एक कॉइल को घुमा रहे हो आप, और कॉइल को घुमाने से एक बार बस सेटअप लगा दिया, उस सेटअप से बार बार बनाते जाओ बस एसी। जबकि डीसी में तो क्या हो रहा है, बार बार रिप्लेस करना पड़ रहा है। तो ये तो एक तरीके से प्रॉब्लम है डीसी के साथ।
तो डीसी जो है वो ज्यादा कंपैरेटिवली महंगी पड़ती है, क्योंकि आपको बार बार बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। गाड़ी वगैरह के अंदर होता क्या, बेसिकली एक टाइम के बाद में गाड़ी के अंदर की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, आपको फिर वापस से नई बैटरी डलवानी पड़ती है, बार बार का खर्चा होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर एसी जो है, जो हमारे घरों के अंदर बेसिकली काम में आ रही है, जिससे हमारे घर के जितने भी उपकरण है वो सारे उपकरण चल रहे हैं, तो उसके अंदर बेसिकली आपकी एसी काम में आती है। और एसी जो होती है वो डीसी की तुलना में ज्यादा सस्ती होती है। इसीलिए जो आपका पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट आपका क्या बता रहा है कि एसी जो है वो डीसी की तुलना में ज्यादा सस्ती होती है, ज्यादा लाभदायक होती है। पहला पॉइंट ये कह रहा है आपको, ठीक। दूसरा पॉइंट बेसिकली क्या कह रहा है कि एसी को डीसी की तुलना में कम ऊर्जा हानि के अधिक दूरी तक संचरित किया जा सकता है। यह भी एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है एसी का। एसी के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, आप एसी को आपने कहीं एक जगह पे आपने सेटअप लगा दिया, उससे आप कई किलोमीटर दूर तक उसको भेज सकते हो, 1000 किलोमीटर दूर तक, 2000 किलोमीटर दूर तक, इस तरीके से काफी लंबी दूरियों तक आप भेज सकते हो। हमारे घरों में जो बिजली आ रही है वो बेसिकली कई किलोमीटर दूर से आ रही है, लेकिन उसके अंदर जो पावर का लॉस है वो न के बराबर हुआ है, नेग्लिजिबल लॉस है। तो इसके कारण एसी जो होती है उसके अंदर लॉस कम होता है, उसमें ऊर्जा की हानि कम होती है। जबकि दूसरी तरफ अगर डीसी को देखा जाए तो डीसी के अंदर कई सारे लॉस होते हैं, उनको लंबी दूरियों तक ट्रेवल नहीं करवाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि हमने यहां पे एक जनरेटर लगा दिया और 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर किसी पड़ोस के गांव के अंदर किस बिजली को पहुंचा दिया, तो वो बेसिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें लॉसेज बहुत ज्यादा होते हैं, ऊर्जा की हानि बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से दूसरा हमारा जो फायदा है वो है एसी को लंबी दूरियों तक भेजना संभव होता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बेसिकली क्या कह रहा है कि दिष्टकारी, ये देखो ये एक वर्ड आ रहा है, इसके बारे में आप 14 चैप्टर जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर है, उस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर के अंदर आप बेसिकली इस दिष्ट धारा के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। तो ये एक उपकरण होता है, अभी सिर्फ इतना समझो कि एक दिष्टकारी एक उपकरण होता है, एक डिवाइस होती है। क्या बोल रहा है इसके बारे में कि दिष्ट धारा की सहायता से एसी को डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है हमारे मोबाइल का चार्जर। हमारे मोबाइल के चार्जर जहां से आप उसको पिन लगा रहे हो, जहां से चार्ज करो, उसके अंदर एक सर्किट बना हुआ, उसके अंदर एक परिपथ काम कर रहा है, उसी परिपथ को बेसिकली आप दिष्टकारी कह रहे हो। तो दिष्टकारी बेसिकली कर क्या रहा है, दिष्टकारी जो होता है वो एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है ना। हमारा जो मोबाइल होता है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, डीसी की फॉर्म में स्टोर होती है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक दिष्टकारी नाम का उपकरण होता है, जिसकी सहायता से बड़ी आसानी से अपन एसी को डीसी में बदल सकते हैं, जबकि डीसी को एसी में बदलना तुलनात्मक महंगा होता है, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास में यह है कि दिष्टकारी की सहायता से जो रेक्टिफायर सर्किट होते हैं, उन दिष्टकारी की सहायता से आप एसी को डीसी में बड़ा आसानी से परिवर्तित कर सकते हो। तो ये भी एक फायदा हो गया। मोबाइल का जो चार्जर है वो बेसिकली ले तो एसी रहा है, लेकिन दे वापस से क्या रहा है, डीसी। अगर मोबाइल का चार्जर अगर आपके पास में हो तो उसके ऊपर देखना आप, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। उसके ऊपर लिखा हुआ, इस तरीके से एक आइडिया दे रहा हूं, उसके ऊपर लिखा होगा इनपुट 240 या 220 वोल्ट और साथ में लिखा होगा 50 हर्ट्ज, ऐसा देखना मोबाइल के ऊपर। और आउटपुट के अंदर उसने लिख रखा होगा कि आउटपुट इज इक्वल टू 5 वोल्ट, और इस तरीके से बना रखा होगा उसने सिंबल। और इनपुट के अंदर उसने सिंबल बना रखा होगा ऐसा। ये मोबाइल चार्जर के ऊपर लिखा हुआ मिलता है, जरा ध्यान से पढ़ना उसको। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि इनपुट तो ले रहा है 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी, ये सिंबल मैंने अभी अभी कहा कि ये एसी का सिंबल है। तो इनपुट कौन सा, मतलब ले कौन सा रहा है वो मोबाइल का चार्जर, एसी ले रहा है। और बाहर जो उस पिन से होते हुए, जहां से आपका मोबाइल कनेक्ट है, वहां से होते हुए आपको डीसी मिल रही है। ये बेसिकली ये जो सीधा ग्राफ है वो किसका आता है, डीसी का आता है। तो इसीलिए रेक्टिफायर का जो सर्किट होता है, जो उसके मोबाइल के अंदर जो चार्जर है, उस मोबाइल के चार्जर में जो सर्किट लगा हुआ वो बेसिकली दिष्टकारी का सर्किट है। क्लियर है बच्चों बात। तो दिष्टकारी की सहायता से हम एसी को डीसी में आसानी से बदल सकते हैं। इसीलिए जो एसी है वो हमारे लिए फायदेमंद है।
चौथा पॉइंट इसका कह रहा है कि एसी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर की सहायता से आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखो एसी को हमेशा हमने को एक, जैसे कि मैं बात करूं कि हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है, तो जो कंपनी वगैरह होती है वो 220 वोल्ट ही एग्जैक्ट नहीं बनाती है, वो बनाती है 33 केवी। कभी सुना होगा 33 केवी की लाइन है, 11 केवी की किलो वोल्ट, ठीक है ना। तो जो हमारे घर के अंदर जो करंट आती है वो बेसिकली 200 वोल्टेज जो आता है वो 220 वोल्ट है, लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर वोल्टेज चाहिए होता है वो कई ज्यादा वोल्ट चाहिए होता है। जैसे कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है या फिर बड़ी बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत सारे उपकरण काम करते हैं, तो वहां पे चाहिए होता है 11,000 वोल्ट या फिर उससे भी ज्यादा चाहिए होता है। तो उस वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को घटाने के लिए अपने को बेसिकली एक उपकरण लगाना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मर। आप लोग देखते होंगे खंबे वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर एक सिस्टम लगा हुआ होता है, उस सिस्टम को अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो वो जो ट्रांसफॉर्मर होता है, वो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली आपका एसी के वोल्टेज को अप करने में और डाउन करने में काम में आता है। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज को घटा भी सकता है, और ये केवल वोल्टेज एसी का ही हो सकता है, डीसी के अंदर ऐसा वोल्टेज को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो मान लीजिए किसी जगह पे 11,000 वोल्ट चाहिए तो वहां पे वोल्टेज को अप कर दो, कहीं पे 220 वोल्ट चाहिए तो वोल्टेज को डाउन कर दो। तो कहने का मतलब यह है कि एसी का वोल्टेज अप और डाउन करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी जगह पे अगर डीसी की बात की जाए तो उस डीसी के वोल्टेज को अप और डाउन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसी जो है उसको आसानी से आप वोल्टेज को बढ़ा और घटा के उसको आप संचरित कर सकते हो, जबकि डीसी के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको बेसिकली क्या बता रही है कि एसी जो है वो ज्यादा फायदेमंद है डीसी के कंपेयर में। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। तो अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एसी की अगर बात की जाए तो अब कुछ इसके गणित के बारे में बात करते हैं, मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं कि एसी के वोल्टेज और करंट किस रूप में होते हैं। तो अगर एसी की बात की जाए तो एसी के जो ताक्षणिक मान होते हैं, एसी धारा की ताक्षणिक समीकरण गणितीय समीकरण है जिससे अपन एसी को बताते हैं। जो हमारा जनरेटर होता है, एसी जनरेटर, वो जनरेटर जो हमारे को करंट देता है, उस करंट की जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है, जो गणितीय मान होता है, वो गणितीय मान कैसा होता है, तो उसके मैथमेटिक्स से ये वैल्यू अपन निकालते हैं। ये आप लोग जब जनरेटर वाला टॉपिक पढ़ते हो उसके अंदर ये पूरी इक्वेशन निकल के आती है। तो अभी यहां पे सिर्फ अपन इक्वेशन काम में लेंगे। तो ये इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यह बेसिकली धारा की ताक्षणिक समीकरण है। ताक्षणिक वर्ड का बेसिक मतलब क्या हुआ, जो समय के साथ बदलती रहेगी, किसी क्षणिक समय के लिए बात की गई है। क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, जो आपकी करंट है वो टाइम का फलन है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे करंट भी चेंज होगी। तो इसीलिए इसके लिए कौन सा वर्ड अपन काम में ले रहे हैं, ताक्षणिक वर्ड। तो ध्यान दीजिए कि एसी धारा जो होती है उसकी ताक्षणिक समीकरण अपन लिखते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जबकि अगर बात की जाए एसी वोल्टेज की, तो एसी वोल्टेज जो है, उस एसी वोल्टेज की समीकरण होती है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब यहां पे V क्या है, ताक्षणिक वोल्टेज है, T के साथ में बदलेगा, मतलब यह भी बेसिकली ताक्षणिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो धारा की समीकरण बताई जाए तो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है, और वोल्टेज के बारे में बात की जाए तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी कहलाता है। अब इसके अंदर जो टर्म आ रही है, सबसे पहले ये आई नॉट। ये आई नॉट बेसिकली क्या है, तो आई नॉट जरा ध्यान देना, आई नॉट जो होता है वो धारा का शिखर मान कहलाता है। धारा का शिखर मान, पीक वैल्यू कहलाती है कि धारा की सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे है, शिखर मान क्या है, उसका मैक्सिमम पीक वैल्यू को बताने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, आई नॉट। इसी तरीके से इस वाली समीकरण में जो वी नॉट आ रहा है, ये वी नॉट बेसिकली क्या बता रहा है, तो वी नॉट बता रहा है वोल्टेज के शिखर मान को, वोल्टेज का शिखर मान।
दोनों ही साइन के फलन है, साइन के रूप में चलते रहेंगे, ठीक है, साइन के रूप में परिवर्तित होता रहेगा, साइन का ग्राफ बनेगा इनका। ओमेगा जो है, इस ओमेगा को हम बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, ठीक है। जब भी कोई पार्टिकल रोटेट करता है, क्योंकि ये जनरेटर के अंदर कॉइल रोटेट करती है, कॉइल घूमती है, और कॉइल के घूमने के कारण उसकी एक आवृत्ति जनरेट होती है, कोणीय आवृत्ति, कि किस आवृत्ति के साथ वो जनरेटर के अंदर वो जो कॉइल है वो घूम रही है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। तो उसी के लिए ओमेगा वैल्यू डिफाइन होती है, और ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है, वो भी ध्यान रखना, 2π/t। ये t बेसिकली क्या होता है, आवर्त काल होता है। देखो आवर्त काल और समय दोनों में फर्क होता है। आवर्त काल का मतलब होता है एक रोटेशन पूरा करने में जो समय लगता है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम आवर्त काल। और समय तो नॉर्मल समय है, अगर 1 सेकेंड भी चला है अगर, तो वो भी समय कहलाएगा, लेकिन एक कंप्लीट सर्कल पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त काल कहते हैं। और इसी को ध्यान रखना, 1/t, ये जो 1/t होता है उसी को अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या आवृत्ति बोलते हैं। तो इसी का दूसरा एक और फॉर्मूला हो जाएगा 2πf, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये 11th क्लास में हम पढ़ते हैं कि 1/t जो होता है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है, f होता है। तो हमने 1/t को बेसिकली क्या लिख दिया, f लिख दिया। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या कहलाएगा बच्चों, 2π/t या फिर 2πf कहलाएगा। और t जो है वो तो नॉर्मल समय है ही, कि 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद जो बेसिकली है वो करंट कैसे, कहां पे है, कैसे वैल्यू चेंज कर रही है, तो उसके बारे में। मतलब ये धारा और वोल्टेज जो है वो बेसिकली फिक्स नहीं होते, ये समय के साथ आवर्त रूप में परिवर्तित होते हैं, और आवर्त रूप में परिवर्तित होंगे तो उस केस के अंदर इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ भी जो नॉर्मल डीसी का ग्राफ था, जो स्ट्रेट लाइन आ रहा था एकदम, समय के साथ ना बढ़ रही है ना घट रही है, वो डीसी का फिक्स ग्राफ था। लेकिन एसी का ग्राफ ऐसे नहीं आएगा, एसी का ग्राफ इन समीकरण के थ्रू अपन निकालेंगे। तो देखिए एसी के ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि एसी का ग्राफ कैसा होगा। तो आगे आता है अपना टॉपिक, एसी का ग्राफीय निरूपण, कि हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसको बताएंगे। तो अभी अभी जैसा कि हमने देखा कि भाई या तो धारा के लिए बना दो या वोल्टेज के लिए, क्योंकि दोनों की समीकरण बेसिकली एक ही आ रही है, I बराबर I0 sin ओमेगा टी और V बराबर V0 sin ओमेगा टी। तो ये I0 और V0 जो बेसिकली है वो बेसिकली आपके शिखर मान है। बाकी जो समय के साथ में बदलने वाला फलन है, अगर पिछले वाले में देखें तो समय के साथ में बदलने वाला जो फलन है वो बेसिकली कौन सा है, ये ओमेगा टी। तो इसके लिए अपन ग्राफ बनाते हैं, चाहे करंट का बना दे चाहे वोल्टेज का, दोनों के ग्राफ एक जैसे ही दिखने में होते हैं। तो एक का अपन मान लीजिए धारा का हम ग्राफ बनाते हैं, तो धारा का ग्राफ कैसे बनेगा जरा ध्यान देना, धारा का ग्राफ। और जब धारा का ग्राफ समझ में आ जाएगा तो वोल्टेज का तो खैर अपने आप आ ही जाएगा समझ में, क्योंकि दोनों की समीकरण तो एक जैसी है। तो जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास जो समीकरण है इसकी, वो समीकरण है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, यही समीकरण है। और ओमेगा को मैंने अभी अभी बताया कि ओमेगा का दूसरा नाम 2π/t होता है। तो जरा रखिए इसके अंदर, तो लिखा गया I इज इक्वल टू I0 साइन 2π/t मल्टीप्लाई विद t, यही हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही कहा था समय और आवर्त काल दोनों में फर्क होता है। समय तो एक नॉर्मल समय जो परिवर्तित होता रहेगा, लेकिन आवर्त काल फिक्स होता है। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। तो हम यहां पे अलग अलग समय के लिए देखते हैं कि धारा के क्या क्या मान आते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, जब आपका समय प्रारंभ नहीं हुआ है, 0 सेकेंड पे देखते हैं कि 0 सेकेंड पे करंट की क्या वैल्यू आ रही है। तो t की वैल्यू 0 सेकेंड रखो। तो जरा ध्यान से देखिए, I इज इक्वल टू क्या आएगा, I0 साइन 2π/t मल्टीप्लाई विद 0। तो जरा ध्यान से देखिए, ये पूरी टर्म 0 में चलेगी, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर क्या आया, 0। मतलब t बराबर 0 पे करंट कितनी बनेगी, 0 बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस लेते हैं। तो दूसरे केस में हमने ले लिया t इज इक्वल टू t/2 सेकेंड, या t/4 के लिए पहले बात करते हैं।
पूरे आवर्तकाल का चौथाई हिस्सा, मान लीजिए एक पूरा सर्कल पूरा करने में मान लीजिए 4 सेकंड लगे, तो 1 सेकंड के बाद में कितनी करंट जनरेट हुई होगी, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए T/4, तो जरा ये रही हमारी मेन इक्वेशन, इस मेन इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करते जाना है। तो जरा ध्यान से देखो, T की वैल्यू क्या रख दो, T/4 रख दो। देखिए क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, I = I0 साइन 2π/T मल्टीप्लाई विद स्मॉल t की वैल्यू क्या रखनी है, T/4। तो जरा ध्यान से देखो, T ने T को मार दिया, 2 ने 4 को 2 टाइम्स, तो जरा ध्यान से देखो π/2 बन गया, और साइन π/2 1 होता है, तो ये पूरी टर्म 1 होगी, तो I विल बी क्या हो जाएगा, I0। तो जब चौथाई समय गुजरा, पूरे आवर्तकाल का चौथाई समय, तो बेसिकली आपकी कितनी करंट आई, I0 करंट आई। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइम लेते हैं, तो T = T/2 सेकेंड, पूरे आवर्तकाल का आधा हिस्सा, उस समय करंट कितनी बनेगी, तो हमारी समीकरण I = I0 साइन ओमेगा की जगह रख दिया 2π/T, और स्मॉल t की जगह पे क्या रख दिया है हमने, T/2। 2 से 2 कैंसल आउट, T से T कैंसल आउट, साइन पाई, और साइन की वैल्यू पाई, 2π, 3π, 4π कितना भी करो 0 होता है, तो साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, तो I विल बी 0। अगर आगे की ओर बढ़े, तो इसके बाद में इसका और एक चौथाई हिस्सा और जोड़ो इसमें, तो 3T/4। इस टाइम पे निकालते हैं कि करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट की वैल्यू निकाला है, तो I = हो जाएगा I0 साइन ओमेगा की वैल्यू वही 2π/T रखी थी, और टाइम स्मॉल t की वैल्यू इस बार कितनी रखनी है, 3T/4। T से T कैंसल आउट, 2 से 1 कटा 2 बार, तो ये कितना आया 3π/2, और साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 इस I0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बेसिकली हो गया माइनस का I0। और लास्ट पूरे साइकिल की बात करें, क्योंकि इसमें एक चौथाई और जोड़ोगे तो बेसिकली पूरा साइकिल हो जाएगा, तो एट T = T सेकेंड, पूरा कंप्लीट साइकिल की बात की, तो कंप्लीट साइकिल की बात करें तो ये बेसिकली आएगा I = I0 साइन 2π/T इंटू T से T कैंसल आउट हो गया, साइन 2π, तो मैंने पहले ही कहा है साइन पाई, 2π, 3π, 4π कुछ भी लो 0 आएगा, तो ये पूरी टर्म वापस से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर I के मान देखें तो समय बदलने के साथ I के मान बदल रहे, तो अगर इन सारे मान को अपन एक टेबल के रूप में बना के और फिर इसका ग्राफ प्लॉट करें, तो देखिए क्या वैल्यू आती है और किस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। तो पहले इसकी टेबल देख लेते हैं। तो हमारे पास अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू आई है, यहां ले लिया स्मॉल टी, यहां पे ले ली करंट। टाइम की वैल्यू पहले 0 रखी, फिर T/4 रखा, फिर क्या रखा T/2, फिर क्या रखा 3T/4 और उसके बाद में रखा T। ये 5 मान हमने निकाले हैं, पिछली स्लाइड में देखो जरा, ठीक है। पहले 0 के लिए निकाला, फिर T/4 के लिए निकाला, तो 0 के लिए तो 0 ही आया था, T/4 के लिए क्या आया है, I0 आया है, तो 0 के लिए तो 0 आया, इसके लिए कितना आया I0। T/2 के लिए क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, अगेन 0। 3T/4 के लिए वैल्यू क्या आई है, माइनस का I0, और कैपिटल T के लिए वैल्यू क्या आई है 0। ये सारे हमारे पास मान आए अलग अलग टाइम पे। तो अब इन सारे मान को अपन ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ के अंदर अगर प्लॉट किया जाए तो देखिए किस तरीके से बनेगा। इधर की ओर ले लिया टाइम और इधर की ओर ले लिया धारा। धारा का अधिकतम मान कहां तक जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है I0 तक, और नेगेटिव में भी जा रहा है I0 तक। तो पॉजिटिव की बात करें तो यहां पे लिख लीजिए, मान लीजिए I0 है, और इधर की ओर ले लिया माइनस का I0। ये धारा के मान हो गए, शिखर मान जिसको अपन बोल रहे हैं कि धारा जो है वो मैक्सिमम कितनी जाएगी, कहां तक इसकी वैल्यू जाएगी, शिखर मान उसको बोला जा रहा है। समय की बात करो तो समय के 5 मान है, 0, 3, T/4, T/2, 3T/4 और T। तो वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पे आ गया 0,
ये हो गया t/4, इधर समय बढ़ रहा है t/2, फिर 3t/4 एंड देन t। इन सारी वैल्यू के ऊपर अपन ग्राफ देखते हैं। तो देखिए ग्राफ किस तरीके से बन रहा है। सबसे पहले टाइम की वैल्यू 0 है तो आई का मान कितना है 0, ग्राफ यहां कटेगा। फिर t/4 पे करंट कहां पे आ रही है, मैक्सिमम आ रही है I0, यहां पे कटेगा ग्राफ। फिर अगेन t/2 पे 0 आ रहा है तो 0 पे तो यहां पे कटेगा ग्राफ। फिर उसके बाद 3t/4 पे ग्राफ आएगा माइनस में I0, तो 3t/4 पे माइनस का I0 ग्राफ यहां आएगा। और फिर उसके बाद t की वैल्यू 0 है तो पॉइंट यहां पे लग जाएगा। तो अगर इन सारे पॉइंट को मिलाया जाए तो सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके से ये ग्राफ मिलेगा। तो यही ग्राफ बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में जब कहा था कि डीसी का ग्राफ तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, समय के साथ नहीं बदलता, लेकिन एसी जो होती है वो समय के साथ परिवर्तित होती है आवर्त रूप में। तो इसका ग्राफ का मतलब ये नहीं निकालोगे कि करंट, ये वायर है और इस वायर में करंट ऐसे दौड़ रही है, नहीं दौड़ती करंट। ये तो केवल इसका एक मैथमेटिकल, एक गणितीय रूप है। ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि 0 से t/2 के बीच में क्लॉकवाइज चली करंट। तो t/2 से t के बीच में बेसिकली कैसे चली है, एंटी क्लॉकवाइज चली है। तो क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है वो बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूप में चलती है। क्लियर हो रही है बच्चों बात? ठीक, तो ये हमारे पास में करंट का ग्राफ रहेगा। इसी तरीके से अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज का जो ग्राफ रहेगा वो भी कुछ इसी तरीके से आएगा, क्योंकि उसकी भी तो समीकरण यही है। इधर ले लिया आपने टाइम, इधर ले लिया आपने वोल्टेज, वोल्टेज का शिखर मान कितना V0 और इधर की ओर कितना -V0। अगर इसका आप प्लॉट करोगे ग्राफ तो ग्राफ कुछ इस तरीके से ही वापस आएगा। दोनों ग्राफ सेम ही तो आने हैं क्योंकि दोनों की समीकरण तो एक ही है, बस शिखर मान दोनों के अलग है। यहां पे वोल्टेज का शिखर मान V0 है और वहां पे करंट का जो शिखर मान है वो बेसिकली क्या है बच्चों, I0 है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप लोगों को, ये सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये करंट के बारे में हो गया, I = ये दोनों समीकरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। आज स्टार्ट हुई है, पूरे चैप्टर तक ये चलने वाली है, इसलिए दोनों समीकरण पता होनी चाहिए कि धारा का जो ताक्षणिक मान होता है वो I = I0 sin ωt होता है और वोल्टेज का जो ताक्षणिक मान होता है वो V = V0 sin ωt होता है। और इन्हीं के ऊपर अब आगे की चर्चा होने वाली है। क्लियर बात? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक आता है वो, क्योंकि अपने को पढ़ना तो पूरा प्रत्यावर्ती धारा के बारे में ही है, तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में अपन सारी बातें करेंगे, दूसरी किसी दिष्ट धारा के बारे में, क्योंकि दिष्ट धारा के बारे में जितना पढ़ना था वो अपन ने 5th चैप्टर में देखा। अपवन वेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे दौड़ता है वगैरह, ये सारी बातें हमने देखी। अब जो यहां पे बात हो रही है वो केवल और केवल किसकी हो रही है, एसी की हो रही है। तो अब बात आती है एसी के और मैथमेटिकल डेरिवेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो है एसी का औसत मान। क्या आता है, एसी का औसत मान। अब यहां पे दिमाग में आ रहा होगा कि औसत मान क्यों, औसत मान की जरूरत क्यों पड़ी। हमने दिष्ट धारा पढ़ी थी या जब 5वां चैप्टर पढ़ा था तब तो ऐसा कोई औसत मान, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लिया नहीं। क्योंकि देखिए बच्चों, होता क्या है कि औसत किसका लेते हैं हम, जो परिवर्तित होता है, जो चेंज होता है, उसके लिए अपने को औसत लेना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, पहली बार रीडिंग 10 आई, दूसरी बार रीडिंग 5 आई, तीसरी बार रीडिंग 3 आई। अब किसको सही माना जाए, तो हम क्या करते हैं बेसिकली उनका औसत ले लेते हैं और औसत लेने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको अपन सही मानते हैं। तो उसी तरीके से अगर दिष्ट धारा की मैं बात करूं तो दिष्ट धारा के बारे में बात की जाए तो दिष्ट धारा का तो औसत मान का कोई लॉजिक ही नहीं है। ये करंट, ये करंट है टाइम। दिष्ट धारा की बात करो तो दिष्ट धारा तो बस सिंपल सी इस तरीके से चल रही है, टाइम कितना भी बढ़ रहा है, धारा ना बढ़ रही है ना घट रही है ना परिवर्तित हो रही है, दिष्ट धारा फिक्स रहती है। तो जब दिष्ट धारा फिक्स है तो समय के साथ जब आप मान निकालोगे तो वैल्यू तो हमेशा सेम आएगी, तो आपको औसत निकालने की वहां पे जरूरत ही नहीं थी। लेकिन यहां पे कहानी बदल गई। यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, प्रत्यावर्ती जो धारा है वो समय के साथ परिवर्तित हो रही है, समय के साथ चेंज हो रही है। उसका हमने ग्राफ भी अभी भी प्लॉट किया, ये इस तरीके से ग्राफ आ रहा था।
तो जरा ध्यान से देखो, समय के साथ इसका परिमाण बढ़ भी रहा है, फिर घट भी रहा है, फिर नेगेटिव भी हो रहा है। नेगेटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। तो अब किसको सही मान की क्या वैल्यू ली जाए, तो उसके लिए निकाला जाता है क्या बच्चों, औसत मान निकाला जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात कि दिष्ट धारा के औसत की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि दिष्ट धारा जो है वो फिक्स रहती है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते। जबकि प्रत्यावर्ती धारा जो है वो बढ़ती भी है, घटती भी है, दिशा भी चेंज करती है, सारी बातें होती। तो अब बात की जा रही है इसके औसत मान की। तो औसत मान कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए, औसत मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट पता होना चाहिए। क्या है? आई एवरेज। करंट की बात करो, ऐसा का ऐसा वोल्टेज का भी बनेगा फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही है दिखने में। आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर आई dt का समाकलन t1 से लेकर t2 तक, ये टाइम है, टाइम की बाउंडेशन दे दी, समाकलन निश्चित समाकलन हो रहा है, डिवाइड बाय t1 से, उसी t1 से t2 जहां तक आप निकाल रहे हो dt, इसके बीच में। ठीक, तो बेसिकली यहां पे इस तरीके का फॉर्मूला क्यों बना, क्योंकि धारा जो है वो फिक्स नहीं है, समय का फलन है, समय के साथ में परिवर्तित हो रही है। तो कुल धारा कैसे मापेंगे, तो I इंटू टी करेंगे। तो I इंटू टी जो समय है उसके साथ धारा परिवर्तित हो रही है। तो उसके लिए एक जस्ट फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है कि आई एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली आई dt का समाकलन है t1 से t2 तक। t1 से t2 का मतलब क्या है, जो आपको प्रारंभिक समय दिया और जो अंतिम समय t1 जो है वो कहां से कहां तक आपको प्रारंभिक समय क्या है, अंतिम समय क्या है, उनके बीच में आपको धारा निकालनी है। तो एवरेज का फॉर्मूला बेसिकली आई एवरेज इज इक्वल टू ये रहेगा। इसी तरीके से अगर वी एवरेज की बात की जाए तो वी एवरेज का भी देखो इसी तरीके से क्या बनाओगे, समाकलन t1 से लेकर t2 तक, और ये हो जाएगा v dt, क्योंकि इस बार वोल्टेज का ताक्षणिक मान आएगा, क्योंकि आप वोल्टेज का एवरेज निकाल रहे हो। और उसी तरीके से डिवाइड में आ जाएगा t1 से लेकर t2 तक dt। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिनको आपको ध्यान रखना है। तो एवरेज वैल्यू निकालने का, आई एवरेज निकालने का फॉर्मूला होगा आई dt समाकलन t1 से t2 तक, और नीचे भी समय के साथ में, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए भाग भी देते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो यहां समय के सापेक्ष लिया जा रही सारी बातें। तो जो भाग दिया जाएगा वो समय का ही भाग दिया जाएगा, और समय भी यहां पे परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि हर बार टाइम की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो समय जब परिवर्तित होता है तो परिवर्ती राशियों का योग निकालने के लिए अपन समाकलन विधि काम में लेते। तो ये बेसिकली दोनों की वैल्यू होती है। अब देखिए, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू अपन निकालेंगे, दूसरे की वैल्यू उसी तरीके की होगी। जैसा कि अभी मैंने एक ग्राफ बनाया था धारा का, जब धारा का ग्राफ समझ में आ गया तो वोल्टेज का ग्राफ खुद ब खुद समझ में आ जाता है। तो अब देखिए, इन दोनों के औसत मान निकालते हैं, और औसत मान भी अलग अलग तरीके से निकाले जाते हैं। किस अलग अलग तरीके से अगर मैं कहूं तो इसका जो ग्राफ प्लॉट होता है वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ये टाइम ले लिया, ये करंट ले ली, ग्राफ जो है वो इस तरीके का है। तो अलग अलग समय पे, जैसे मान लीजिए ये होता है धनात्मक अर्धचक्र, धनात्मक अर्धचक्र, इसे क्या बोला जाता है, ऋणात्मक अर्धचक्र। तो ये धनात्मक अर्धचक्र कहां से कहां तक है, 0 से t/2 समय के लिए, आधे समय के लिए क्लॉकवाइज रही है धारा, और आधे समय के लिए t/2 से t के लिए क्या रही है, एंटी क्लॉकवाइज रही है। तो हमको अलग अलग तरीके से, मान लीजिए पूछ लिया कि प्रथम अर्धचक्र की औसत धारा क्या होगी, तो उस केस में आप t1 की वैल्यू क्या रखोगे, कहां से, और धनात्मक चक्र कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, कहां तक जा रहा है, t/2 तक। तो समय बदल गया ना यहां पे। अगर मान लीजिए ऋणात्मक अर्धचक्र आपसे पूछा जाए तो ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए क्या करोगे, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, t/2, और अपर लिमिट क्या आ जाएगी, कैपिटल T। तो इस तरीके से टाइम की वैल्यू को अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो अभी जो अपन चर्चा करेंगे वो धनात्मक अर्धचक्र के बारे में करेंगे कि धनात्मक अर्धचक्र की क्या वैल्यू निकल के आती है। क्लियर बच्चों? तो देखिए, धनात्मक अर्धचक्र के लिए औसत एसी धारा,
और वोल्टेज भी निकाल सकते हो, अगर, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले जरा ध्यान से देखे जाए तो दोनों सेम ही है, तो अगर एक वैल्यू निकालनी आ जाएगी तो दूसरी खुद ब खुद निकालनी आ जाएगी। तो जरा ध्यान दीजिए किस तरीके से निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास में सिंपल सा है, आई एवरेज इज इक्वल टू समाकलन T1 से लेकर T2 तक आई डी टी डिवाइड बाय T1 से लेकर T2 तक dt। ये प्रथम अर्ध चक्र की बात हो रही है। प्रथम अर्ध चक्र का दरअसल यहां पे मतलब हुआ प्रत्यावर्ती धारा का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, गणितीय रूप ऐसा होता है। ये प्रथम अर्ध चक्र है, तो बताइए लोअर लिमिट क्या होगी 0 और अपर लिमिट क्या होगी T/2। तो आपका जो टाइम वेरी करेगा, टाइम जो जाएगा वो 0 से कहां तक जाएगा, T/2 तक जाएगा। तो वैल्यू पुट करो, तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है, V एवरेज इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी हुई बच्चों 0 और T2 की वैल्यू कितनी हो गई T/2। अब जरा ध्यान देना, करंट, ये अगर करंट की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा की करंट की समीकरण क्या होती है, I बराबर I0 sin ओमेगा t। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट और वोल्टेज दोनों की समीकरण आपको याद होनी चाहिए। I बराबर I0 sin ओमेगा t, V बराबर V0 sin ओमेगा t। चलिए, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, I0 sin ओमेगा t और आगे क्या लिखा हुआ है dt डिवाइड बाय ये dt कहां से कहां तक, 0 से लेके T/2 तक जाएगा। तो समाकलन कहां से 0 से कहां तक हो गया, T/2 तक हो गया। तो जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये बेसिकली आपको क्या रिजल्ट देगा, I0 तो क्या शिखर मान है, शिखर मान तो ना बढ़ता है ना घटता है, ये तो फिक्स रहता है, ये तो शिखर मान है I0, इसकी वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होती है, ये तो फिक्स रहता है, तो समय के साथ में बदलने वाला नहीं है। तो I0 को तो बाहर फेंक दो समाकलन के। तो देखिए क्या हो गया, I0 को ले लिया बाहर, समाकलन किसका करना है, साइन ओमेगा टी dt, कहां से कहां तक, 0 से T/2 तक डिवाइड बाय। अब जरा ध्यान दीजिए, आपने समाकलन थोड़े बहुत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि dt का समाकलन t होता है। dt का समाकलन क्या होता है, t होता है। तो ये dt का समाकलन हो गया बच्चों t, 0 से लेकर T/2। क्लियर। तो अब देखिए यहां पर, तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखना ये फॉर्मूले को आगे से आगे किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो ये लिखा जाएगा आपका आई एवरेज इज इक्वल टू, देखिए जरा पुरानी स्लाइड पे कि क्या वैल्यू आई थी, I0 बाहर था, समाकलन 0 से T/2 साइन ओमेगा टी dt। तो I0 तो रह गया बाहर, 0 से T/2 साइन ओमेगा टी dt डिवाइड बाय, और नीचे बेसिकली क्या संख्या थी। तो देखिए यहां पे मैं लिमिट पुट कर रहा हूं, तो पहले अपर लिमिट T/2 और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0। तो 0 रखने का तो कोई तुक ही नहीं है, तो केवल और केवल क्या आ गया बच्चों T/2। तो नीचे क्या लिखा जाएगा T/2। क्लियर। तो ध्यान से देखिए, बटे के बटे में तो ऊपर आ जाएगा ये टर्म, तो बेसिकली ये लिखा गया 2I0। ये I0, ये 2 जो है वो कहां पे आ गया, बेसिकली ऊपर आ गया। अब आपको यहां पे एक बात पता होनी चाहिए कि साइन ओमेगा टी जो होता है उसका समाकलन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होता है। साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, 0 से लेकर T/2। ये हमने साइन का समाकलन किया। डिवाइड में क्या पड़ा हुआ है, t तो पड़ा हुआ है ही, इस ओमेगा को भी फेंक दो बाहर और फिर लिमिट पुट करो। तो देखिए क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, आई एवरेज इज इक्वल टू, ये लिखा गया 2I0 अपॉन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा, अब अपर लिमिट रखो T/2 माइनस, जरा ध्यान से देखिए, एक तो इस माइनस यहां पे आ रहा है, एक फॉर्मूले का भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट है तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो प्लस होते ही बेसिकली क्या लिखा जाएगा, ये कॉस ओमेगा 0, पहले अपर लिमिट रखी T/2 और फिर माइनस, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए क्या रिजल्ट आया, आई एवरेज इज इक्वल टू 2I0 अपॉन ओमेगा का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, 2π/t, और इस t को एज इट इज रखो। ये लिखा गया माइनस
कॉस ओमेगा, ओमेगा को भी 2 पाई बाय टी लिख ले, 2 पाई बाय टी, और ये बेसिकली हो जाएगा टी बाई 2। और cos जीरो की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, 1 होती है। cos जीरो बेसिकली क्या होता है, 1 होता है। तो ये पूरी ओमेगा से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, cos जीरो की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो जरा ध्यान दीजिए, t से t कैंसल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो ये बच गया cos पाई। और cos पाई जो होता है वो बेसिकली अपने को क्या देता है, -1 देता है। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो देखिए क्या बन गया, और यहां से t से t भी कैंसल आउट हो गया, 2 से 2 भी कैंसल आउट हो गया, सब कट गए। तो देखिए ये बेसिकली क्या आ गया आपके पास, आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट बाय पाई। बाहर तो यही बचा, ये लिखा गया आई नॉट, ऊपर आई नॉट बचा, नीचे क्या बच गया, पाई। यहां पे बच गया माइनस का cos पाई, तो माइनस तो एज इट इज, और मैंने अभी अभी बताया कि cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1, और आगे क्या पड़ा हुआ है बच्चों, +1 पड़ा हुआ है। तो जरा ध्यान से देखिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 + 1 2। तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं, तो ये लिखा गया आई एवरेज, ये हाफ साइकिल की बात हो रही है, प्रथम धनात्मक अर्धचक्र की बात हो रही है, ऋणात्मक अर्धचक्र नहीं निकाला हमने, धनात्मक अर्धचक्र की बात की है। तो धनात्मक अर्धचक्र के लिए जो वैल्यू आई वो आई आई नॉट बाय पाई, आई नॉट बाय पाई, और ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो ये बेसिकली लिखा गया 2 आई नॉट डिवाइड बाय पाई। ये हमारे पास किसकी बात आई है, प्रथम धनात्मक अर्धचक्र की। ये धनात्मक अर्धचक्र का मान आया जब आप 2 को पाई से डिवाइड करोगे, ठीक है, 2 डिवाइड बाय पाई, 3.14 रखे या पाई रखे, जब भी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.637 आई नॉट। ये धनात्मक अर्धचक्र की बात हुई है। तो प्रथम धनात्मक अर्धचक्र के लिए जो धारा का मान होता है वो शिखर मान का कितना होता है, 0.637 होता है। तो इसी तरीके से अगर मैं डायरेक्ट ही पूछूं वोल्टेज का एवरेज क्या होगा, ये अब आप लोग होमवर्क में इसको देखना, एक बार ट्राई करना। क्या करोगे इसके अंदर, वही समाकलन करोगे 0 से t/2 तक, v की जगह पे पुट कर लोगे v0 sin ओमेगा t, और u का यूं उसको वापस से डेराइव करना है, वापस से उसको व्युत्पित करना है। तो जब आप उसको व्युत्पित करोगे तो वापस ऐसी वैल्यू निकल के आपके सामने आएगी, बस i0 की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, v0। बिल्कुल सिंपल है। तो ये बेसिकली लिखा जाएगा v के लिए, वोल्टेज के लिए 2v0/पाई। जब इसको भी सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली आएगा 0.637 v0। तो शिखर वोल्टेज का जो प्रथम धनात्मक वोल्टेज होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, 0.637 v0 के बराबर होता है। क्लियर बात। तो आज का जो होमवर्क इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आपको जो दे रहा हूं वो आपका जो ये होमवर्क है वो यही है कि आपको इस v एवरेज का जो धनात्मक अर्धचक्र है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने रिजल्ट डायरेक्ट लिखा है, लेकिन आपको इसको पूरा प्रूव करना है। जो मैंने आई एवरेज निकाला था उसी तरीके से आपको वी एवरेज निकालना है धनात्मक अर्धचक्र के लिए। लिमिट वही रहेगी 0 से t/2, ठीक। और दूसरा एक और दे रहा हूं ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, बताइए क्या होगा। ऋणात्मक अर्धचक्र की अगर बात करें तो ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, ऋणात्मक अर्धचक्र, तो ऋणात्मक अर्धचक्र में टाइम कहां से कहां तक आ जाएगा, t/2 से t तक। क्योंकि जरा ध्यान दीजिए हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है एसी का, ये 0 से t/2, और ऋणात्मक अर्धचक्र की बात करनी है तो लिमिट क्या हो जाएगी, t/2 से t तक आ जाएगी। तो जब आप आई एवरेज निकालोगे इस केस में, ये नेगेटिव के लिए, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, ये ट्राई करना आप लोग, ठीक है ना। तो ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए जब आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी -2 I0 डिवाइड बाय पाई, जिसको आप बेसिकली लिख सकते हो माइनस का 0.637 I0। और इसी तरीके से v निकालोगे तो v एवरेज भी आपका इसी तरीके से आएगा, v एवरेज, और वो भी ऋणात्मक के लिए। लिमिट वही पुट करनी है और समाकलन करने का तरीका वही है। साइन ही आएगा तो साइन का -cos ओमेगा t/ओमेगा। तो ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए निकालोगे तो ये आएगा -0.637 v0।
बस फर्क इतना ही रहेगा कि ये टर्म पॉजिटिव में आएगी धनात्मक अर्धचक्र के लिए और ये टर्म बेसिकली क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। औसत धारा निकाली है, औसत क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ परिवर्तित हो रही है, तो हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो हमने औसत निकाला। तो औसत हमने दोनों चक्रों की बात की है, अर्ध चक्र के लिए पूरा डेरिवेशन देखा और ऋणात्मक चक्र का होमवर्क दिया है मैंने आप लोगों को कि ऋणात्मक अर्ध चक्र की वैल्यू निकालना आप लोग। तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस में 0.637 वी नॉट या आई नॉट। अगर आई निकाला है तो आई नॉट आएगी, वी निकाला है तो वी नॉट आएगी। क्लियर बच्चों बात? ठीक। और आगे की जो चर्चा है उसके अंदर हम जो बात करेंगे वो एक पूर्ण चक्र की बात करेंगे। पूर्ण चक्र का मतलब हो गया 0 से t समय के लिए। पूर्ण चक्र का मतलब पॉजिटिव साइकिल भी कंप्लीट करेंगे और नेगेटिव साइकिल भी कंप्लीट करेंगे। तो दोनों को मिला करके जो औसत धारा आएगी वो औसत धारा क्या आएगी उसकी अब जो बात है वो हम अब वापस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।